नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट। दोस्तों, आज शनिवार है और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने एक पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें कि हम सैटरडे और संडे के दिन आपके साथ एक शख्सियत के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, नए रूप में हम लोग आपके बीच में देश के और विदेश के विभिन्न विषयों के ऊपर जानकारी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस शो की खास बात यह रहेगी कि ये बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको जो भी जानकारी देंगे वो बहुत ही एक लाइट नोट पे होगी, और जिससे कि आप एक ह्यूमर भी महसूस करोगे और आपको वो जानकारी भी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट का पहला शो है, तो पहले शो पे हम लोग आपकी मुलाकात कराते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में आज पहले एपिसोड के लिए हमारे चीफ गेस्ट जो रहेंगे या गेस्ट रहेंगे, वो रहेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि बाय नेचर वर्सटाइल है, जो स्ट्रगलर की फॉर्म में भी है, एक स्कॉलर की फॉर्म में भी आपको मिलेंगे, और साथ में आपको स्पिरिचुअली डीप भी मिलेंगे। तो आप देख सकते हो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान कि आपको डिफरेंट सेक्शंस के बारे में एक अलग एंगल से आपको जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ आज की गेस्ट से। हमारे गेस्ट हैं ऋषभ शर्मा। वेलकम ऋषभ जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट टॉक में आपका पॉडकास्ट के जो हमारी नई सीरीज शुरू हुई है सैटरडे संडे हमारे 2 दिन की, उसमें आपका स्वागत है। ऋषभ जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, और जो आपने मेरे बारे में कहा इसके लिए मैं डीपली फ्रॉम माय हार्ट मैं आपको थैंक्स करता हूँ, और शायद उम्मीद भी करता हूँ कि आपके साथ बातचीत करने में मुझे बहुत सीखने को मिलेगा और मज़ा भी आएगा। आपके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर, इनको भी हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट और लर्निंग्स के साथ आपके लिए पॉडकास्ट जो शुरू किया है, तो इसके साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कैसे चलता है। थैंक यू ऋषभ जी, आपका हमारे चैनल के बारे में अपने आप में जो 2 शब्द है मेस्मराइज। और अब ऋषभ जी, हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सैटरडे संडे को इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ हम लोग मिलेंगे। आप हमारे पहले गेस्ट हैं, तो आपको मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि ऋषभ अपने बारे में बताइए, आप हो कौन? आपके बारे में हमने सुना है कि आप वर्सटाइल नेचर के भी हो, हमने जैसे पहले भी कहा स्कॉलर भी हो आप, और आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी कनेक्टेड अपने आप को फील करते हैं और खुद को स्ट्रगल भी दिखाते हैं। तो क्या है आप, हो कौन? हु इज़ ऋषभ? ये तो आपने डिफाइन कर दिया है कि हु इज़ ऋषभ। सी, आप मेरे को, मैं एक एज ए स्टूडेंट मैं दूनवैली इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हूँ, और देन उसके बाद मेरी हायर एजुकेशन वो DAV कॉलेज देहरादून से हुई है। देन आफ्टर मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ, देन आई वेंट टू दिल्ली फॉर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए, और उसके बाद आई केम बैक टू देहरादून अगेन। देन आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशोलॉजी, एंड देन कुछ साल मैं ट्राई किया एंड सडनली नहीं हुआ, या फिर आप कुछ भी कह सकते, तो एक स्ट्रगलर वाली फॉर्म तो यहीं पे क्रिएट हो गई। और फिर जब इंसान डूब जाता है, बिखर जाता है, तो वो लाजमी है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाता है। तो इसलिए जो आपने डिफ़ाइन किया, तो शायद आपको पता चल ही गया होगा कि मैं स्ट्रगलर भी हूँ और स्पिरिचुअलिटी भी है, और सबसे बड़े वर्सटाइल का कि एडजस्टेबल हूँ मैं कहीं भी किसी भी फॉर्म में अपने आप को डाल लेता हूँ। तो ठीक है। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा अभी कि ऋषभ जी ने अपने बारे में बताया, इन्होंने अपने आप को एक बहुत ही कॉमन पर्सन, कॉमन मैन की तरह एक अपने आप को डिस्क्राइब किया कि मैं एक कॉमन पर्सन हूँ, और आम लोगों की तरह ही मैं भी उनके ही तरह का एक जीवन जीता हूँ, और मैं अभी जो भी कुछ हूँ या जो कुछ भी कर रहा हूँ, उसमें मेरे कर्म जो है या मेरे काम जो है या मेरी स्पिरिचुअलिटी जो है, वो उसने मेरा बहुत साथ दिया है। तो ये था ऋषभ जी के बारे में हमारा इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे जैसे जैसे एपिसोड होते रहेंगे आपको इनके बारे में और जानने के लिए मिलेगा, लेकिन आज इससे पहले इनके बारे में हम लोगों ने जो ब्रीफ जानकारी ली है, उसके साथ ही हम लोग कुछ विषयों के ऊपर भी इनका एक विचार का थॉट जानना चाहते हैं कि
क्या वो इस बारे में सोचते हैं और वो किस तरीके से अपने आप को एज ए स्कॉलर और अपने आप को एक स्ट्रगलर या वर्सलर पर्सनैलिटी के तौर पे किस तरीके से अपने आप को अपने विचार इन विषयों के ऊपर पेश करते हैं। तो ऋषभ जी, आपसे मेरा पहला जो हम लोग कुछ 2-3 विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मेरा जो पहला आपसे सवाल है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ने जो ये आज की खबर आपके पास पहुँच गई होगी कि राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के आज के 2 डिसीजन के ऊपर बात करने वाले हैं। यस यस। तो राहुल गांधी जी को बेल मिल गई है, तो वो मतलब बेल नहीं है, मतलब बेल कह लो तो कोई सज़ा से को रोक लगाई है, ख़त्म नहीं की है, या आप कह सकते हो कि उनको एक मिल गया, सब कुल मिला के सांसदी उनकी वापस आने की तरफ एक पॉजिटिव उनको एक मिला है। तो ये आपका क्या विचार है इस बारे में और आप किस एंगल से देखते हैं इसको, कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर और राहुल गांधी के भविष्य को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को लेकर, और साथ में जो है नया नवेले गठबंधन शुरू हुआ है इंडिया INDA, उसके भविष्य को लेकर किस तरीके से आप इसको एक लेते हो और आपका क्या विचार है इस बारे में? इसी आपने देखा कि राहुल गांधी अपनी जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें एक उनका बहुत बड़ा वजन है, वो एक अपने आप को एक रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी जो अभी सुप्रीम कोर्ट हमारे जो उन्होंने डिसीजन दिया है वो उनके फेवर में गया, जिससे हमने भी देखा कि आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता में या जो भी उनके, मैं पर्सनल मतलब इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी या उसमें, बट एक मेरा जो ख्याल है वो यही है कि वो बहुत खुश दिख रहे हैं कि बट अब जो मेनली जो डिसीज़न है कि सदस्यता पे, जिस पे आपने भी बात किया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हुई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, कि अब जो आता है वो स्पीकर पे डिपेंड करता है कि वो दोबारा से उनको अलाउ करेंगे, उनकी सदस्यता उनको वापस मिलेगी, या फिर जो बैन है अभी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना नतीजा दे दिया है कि 2 वर्ष की जो उनके ऊपर वो था वो तो ख़त्म हो गया, बट अब जो उनकी वो मेंबरशिप है उस पर तो स्पीकर को डिसीजन लेना है। और एज ए मैं कॉमन मैन की तरह देख रहा हूँ तो एक मजबूती वो अपनी पार्टी में ला रहे हैं, जो उन्होंने भी ये इंडिया भी क्रिएट किया है, तो जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को भी आने वाले समय में शायद थोड़ी बहुत परेशानियां भी हो सकती है, या उनको इसमें लगता है कि हाँ इस बार का जो चुनाव होने वाला है 2024 में वो 2019 से 2014 की तरह नहीं होगा, कुछ अलग वो इंडिया जो क्रिएट किया है इन्होंने, तो उसका एक लाइक कुछ विज़न से उतरेंगे इस अखाड़े में, तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी ये जो डिस्क्वालीफाई, ये तो फिर हमारे स्पीकर साहब पे रहेगा कि वो उनको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक, तो जैसे कि अभी ये डिस्क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, तो स्टेटमेंट में तो ये इस तरीके से कि ये बात जो हुई है सिर्फ सज़ा ख़त्म नहीं की है कि हाँ ये है कि 2 साल की सज़ा मैक्सिमम सज़ा नहीं हो क्यों दी गई, कि उसके क्या ग्राउंड रहे, उसका ऊपर बात है। उससे अगर ठीक है सज़ा तो रहेगी, सज़ा के ऊपर तो फैसला आना भी बाकी है, लेकिन ये कि उनको डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है। इसके आधार पे जो जज है उन्होंने जो फैसला दिया है, क्या स्पीकर को इस आधार पे मानना चाहिए, अगर मॉरल ग्राउंड पे देखा जाए तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उसको, और राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करना चाहिए? अगर हम देखें कि जो हमारा 10th शेड्यूल है या एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको हम कहते हैं, उसमें जो मेंशंस ग्राउंड्स होते हैं कि यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर रहे हो किसी को, वो एक उसमें मेंशन्ड है कि हाँ इस बेस पे अब स्पीकर वो अब जब कोर्ट ने दे दिया है तो कि पार्टी उनकी देख रहे हैं आप, वो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक प्रोपेगेंडा टाइप चला दिया है कि बहाल हो चुके हैं वो वहाँ से, तो अब जल्दी से वो सांसद में भी आ जाए, तो नैरेटिव तो क्रिएट हो रहा है उनके बीच धीरे धीरे, नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। अब वो प्रेशर नैरेटिव और लॉजिक्स के आधार पर तो मुझे नहीं लगता कि उनको अलाउ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अब आपने किस बेस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया, इसका मतलब आपका आधार गलत था? नहीं, वो उस समय के जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसके आधार पर लिया गया निर्णय बिल्कुल सही था। तो लेकिन तो फिर उनको अलाउ करना चाहिए, अगर वो ही बात है ना, अगर आप वो तो अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने कर दिया कि नहीं है, तो अब वो शायद हमको कुछ 2-3-4 दिन बाद वो अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उसमें हमको वहाँ पे दिख सकते हैं। मतलब कुल मिला के है कि ठीक है, कांग्रेस के लिए ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा अच्छा है, और आने वाले समय में इसको और मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये थे हमारा पहले सुप्रीम कोर्ट पहले डिसीजन के ऊपर बात। सेकंड हमारा जो विषय था सुप्रीम कोर्ट की एक जो और जजमेंट आई है कि जो दो जजमेंट दो आई है, लेकिन एक और विषय के ऊपर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जिसमें कि रेगुलर हियरिंग चल रही है 370 के ऊपर 4 साल के बाद। 4 साल के बाद 370 हियरिंग चल रही है और जो समझ में आ रहा है लगभग 1 महीने के अंदर वो हियरिंग खत्म होने वाली है। तो 370 के ऊपर आप क्या देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बारे में दोबारा से 370 को लगा सकता है, या जो पार्लियामेंट का कानून है सुप्रीम कोर्ट आखिरकार देखता क्या है? अगर कानून बन गया है तो उसका पालना तो उसके आधार पर करना होगा, बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा क्या ये जो कानून बनाया है क्या ये सही है, कहाँ संविधान सम्मत है कि नहीं है। तो संविधान सम्मत आपको लगता है कि ये संविधान के आधार पर बनाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कौन सी धारा ऐसी है जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल कानून के तहत आया है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं? मैं ये जो डिसीजन हमारे अभी 5 अगस्त को हुआ था, ये इसको लगभग 3 साल होने वाले हैं, तो मैं इसको बिल्कुल अपने मतलब इसको सपोर्ट करता हूँ कि जो 370 उन्होंने अबॉलिश किया है, इसको सपोर्ट मैं ही नहीं पूरी भारत की जनता को इसको सपोर्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यूज़ कर रहे हैं। मैं शायद देख रहा था कि लगभग 80 से ज़्यादा कानून भारतीय संसद में पास किए गए जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और उसमें विचार भी हो रहा है कि अब शायद वहाँ पे कुछ एक समय बाद दोबारा से सरकार के गठन के लिए भी बिल लाया जा रहा है कि वहाँ पे दोबारा से सरकार को बनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या रिव्यू कर रही है दोबारा से उनको जजमेंट्स है, तो आई डोंट थिंक सो कि उनको ये जो डिसीजन लिया है कि इसको अबॉलिश करके फिर से दोबारा वहाँ पे 370 जैसी कोई चीज़ लेके आए, वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा, जिससे मैं सपोर्ट भी नहीं करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि जैसे चल रहा है ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। वहाँ की जनता पहली वाली 370 से अब निकल चुकी है, हमारा देश आगे बढ़ चुका है। हम अब 370 अब हम कश्मीर को अब हम अपना ही पार्ट है, वो इंटीग्रल जो उसमें जुड़ा था ना, पार्ट ऑफ इंडिया, वो वैसा नहीं है। कश्मीर इज़ इंडिया, ये बात सबको समझ आ चुकी है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि ये इसमें बार ज़्यादा घुसे नहीं, और रिव्यूज़ कर रहे हैं आप अपनी कुछ सीमा तक आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो डिसीजन है वो सरकार का बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, तो फिर तो इस तरीके से बहुत सारे डिसीजन अगर रिव्यू करने को हाँ, मिला है तो सुप्रीम कोर्ट का खुद का डिसीजन राम मंदिर के ऊपर है, वो भी रिव्यू करना पड़ सकता है। इसके अलावा फिर और भी बहुत सारे डिसीजन रिव्यू करने पड़ सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि ये कानून बन चुका है, तो और 4 साल में इम्प्लीमेंट होकर वहाँ पर एक गाँव तक इसकी योजनाएं पहुँच रही है, और तो इसको भी रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं है, और आप इससे बेहतर है कि किसी और विषय के ऊपर अपना ध्यान दें। ठीक है, तो इसी कड़ी में बात करना चाहूँगा मैं कि 2 जनवरी 2024 को की डेट बता दी गई है कि इस दिन राम मंदिर का शिलान्यास नहीं उद्घाटन होगा। तो उससे देश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा टूरिज़्म निकल के आने वाला है, और साथ में एक बहुत बड़ी सियासी हवा भी चलने वाली है। तो क्योंकि 2024 में ही लोकसभा का चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश से चुनाव होने वाले हैं, वाराणसी का मुद्दा वैसे गर्म है, उसके बारे में किसी एक और दिन बात करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर 370 के बाद जो राम मंदिर का मुद्दा है वो दोबारा से उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में लहर लेके आएगा? और जो अभी सर्वे भी आया था इंडिया टीवी का, उसके सर्वेक्षण में भी ये निकल के आया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा खासा वहाँ पे सीट्स मिल रही है। जी, मैं बिल्कुल कहूँगा कि जो ये हवा है वो बिल्कुल सही चल रही है, और राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे भारत से इसको उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये बिल्कुल सही है कि अभी 1 जनवरी से शायद ये इनका हमारे भव्य जो राम मंदिर बन रहा है उनका उसका मतलब हमारे उद्घाटन भी हो जाएगा, और श्रद्धालुओं के लिए शायद ओपन भी हो जाए। बड़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है, तो बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि इससे उत्तर प्रदेश में भी पूरी हवा बदलेगी। और सियासी तो भारत में गर्म हमेशा ही रहती है कि कभी ये हिंदू मुस्लिम और वो लोग तो करेंगे ही, बट जो है वो तो हमें दिख रहा है कि वहाँ पे हमारा, मैं एज ए राम भक्त भी हूँ, बट मैं एक कॉमन मैन की तरह भी कह रहा हूँ कि जो हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों से इस पर डिबेट भी हुई है कि नहीं वहाँ पे मंदिर नहीं मस्जिद था, बट एक देखा जाए तो हिस्ट्री में भी लाइक इसको पूरा प्रूव किया है कि नहीं वहाँ पे मंदिर था और मंदिर बन रहा है, जिससे कि एक भारतीय को खुशी होनी चाहिए, हमें गर्व से कहना चाहिए कि नहीं ये हमारी संस्कृति को बिल्कुल बचा के रखा है उन्होंने, और जो
फ़ायदा इससे एक एक टूरिज़्म आप ही देख रहे हो कितना बड़ा टूरिज़्म क्रिएट हुआ। अभी वाराणसी में भारत के सबसे ज़्यादा टूरिज़्म वहाँ पे आए थे। तो बहुत ही अच्छा है कि एक धार्मिक स्थल को भी हम एज ए टूरिस्ट प्लेस देख रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए भी। तो काफ़ी हमें आगे इसमें सहायता मिलेगी हमारे देश को ग्रो करने में। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो है राम मंदिर का उद्घाटन जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने बिल्कुल, वाला है, बिल्कुल, आप उसको बिल्कुल, उस तरीके से बिल्कुल। कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक सियासी मुद्दा ना होकर एक धर्म से और आध्यात्म से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो लोग इसको भारत में भगवान श्री राम के प्रति लोग भी बहुत श्रद्धा है और हर्षोल्लास से मनाया भी जाता है, त्यौहार भी मनाया जाता है। तो अब अगला विषय मैं इसके साथ एक जोड़ते हुए आपको बताना चाहूँगा, अगर देश में इतनी सारी व्यवस्थाएं बदल रही है, धार्मिक मुद्दों की तरह बात हो रही है, तो अभी एक जो वर्तमान में अभी 2-3 दिन पहले एक नूह में हिंसा हुई, हरियाणा के उसमें हिंसा हुई है, जो कि एक धार्मिक यात्रा के दौरान ही पथराव की बात है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या एक कम्युनल राइट्स के रूप में देखते हैं? आप क्या आपका विचार है कि ये हिंसा जो हुई है इसका क्या आगे इम्प्लीकेशन होने वाले हैं? हमने भारत में पहले भी ऐसी कम्युनल राइट्स देखी है, चाहे वो दिल्ली में देख लो और काफ़ी जगह की कुछ भी, चाहे वो मैक्सिमम है कि जब हिंदू अपने कुछ त्यौहार मनाते हैं या फिर किस दो इसमें दिक्कत आ जाती है कि हाँ मैं नहीं हुआ। दिल्ली में भी हमने देखा था कि काफ़ी सारी घटना हुई थी जब हनुमान जयंती पे हमने वो वहाँ पे नगर रामनवमी के दिन हम वो निकाल रहे थे। तो इसमें प्रशासनिक मैं देख रहा हूँ कि हाँ जो अब घटना हो रही है उस पर कंट्रोल नहीं हुआ है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो उस पर सरकार को देखना चाहिए कि इसके पीछे जो भड़काऊ चीज़ें हैं वो क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा क्यों हो रहा है कि कुछ भी त्यौहार होते हैं कि हमें ये चीज़ें फेस करनी होती है। इस पर लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हाँ शायद प्रशासनिक फेलियर की बात आप वीक हो सकता है कि, बट हमेशा ये भी बात ध्यान रखनी है कि हमेशा हर बार क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, कि कुछ भी त्यौहार हो या फिर हमें आज़ादी है, हम अपना अगर हम आराम से कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो फिर उसकी हमें आज़ादी, हम आराम से जुलूस निकालने का भी आना चाहिए। किसी को हम परेशान नहीं कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि आपको हम पथराव कर रहे हैं कोई, तो इस पर तो लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी शिकायत है, बट उनको सोचना चाहिए कि कैसे किया जाए। और इतने दिन हो गए कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अभी भी चल रहा है कि आप कहीं से गोलियाँ बरस रही हैं कहीं से। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और कड़ी से कड़ी ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना मिले। हमें योगी सरकार को देखते हुए योगी मॉडल की बात आप कर रहे हैं कि इस तरीके की वर्क करना भावना भी हो और कठोर बिल्कुल निर्णय भी हो। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 3 टॉपिक के बारे में ऋषभ जी से एक विस्तृत बातचीत। और इसके साथ ही ऋषभ जी आपसे एक अंत में एक सब चीज़ों का विषय जानना चाहूँगा कि आप इन सभी मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं और इसका आध्यात्मिक एंगल, अगर आप जैसे राम मंदिर से लेकर हमने बात की और ये नूह हिंसा के ऊपर हम लोगों ने बात की, धारा 370 भी हमारे आध्यात्मिक अमरनाथ और वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ है, तो इसका पूरा का पूरा आध्यात्मिक एंगल क्या है और आपकी क्या सलाह है आध्यात्म और सनातनी संस्कृति के लोगों के लिए और देश के वासियों में हर धर्म हर मजहब के लोगों के लिए? भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर धर्म के लोग बड़े प्यार से रहते हैं और यहाँ पे इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन, हमने भी सुना है। बाकी हम यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ किसी और के धर्म के प्रति कोई के गलत बोलता है या वो हमारी ऐसी कोई वो नहीं है। बट अगर सामने से हमको ऐसा कोचिंग किया जाएगा कि नहीं दिस इज़ नॉट फॉर दिस इज़ आवर इंडिया, वी नॉट बिलोंग्स टू हिंदू एंड ऑल, सी हमारे मन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्यार से रहिएगा और जो भी है आपस में मिल के रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देश आगे बढ़ाना है, हमारा देश जो भारत है उसको हमने आगे लेके जाना है, हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि भारत को नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि भारत एक बहुत ही एकदम से ऊपर उठ रहा है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, तो उसको आगे बढ़ाए, ना कि ये कुछ छोटी मोटी चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। बट ये कि एज ए इंडियन मैं इसको पूरा भारत एक सनातन की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं खुश हूँ कि नहीं लोग एज ए युवाओं में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। हमें खुश है कि हम एक हिंदू राष्ट्र नहीं, हम एक सनातन राष्ट्र बनाने के लिए इसको अप्रोच करना चाहिए और भारत को आगे बढ़ाना है, हमें इससे मिलके करना चाहिए। और इसमें मैं एक लास्ट में छोटी सी शायरी कहूँगा कि आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंग से उड़े तिरंगा अपनी ये पहचान है। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, आज का हमारा जो पॉडकास्ट चल रहा है इसमें आपने सुना हमारे जो गेस्ट थे ऋषभ जी,
ऋषभ जी ने अपने विभिन्न विषयों पर अपने बारे में जानकारी दी, अपने विचार प्रस्तुत किए और साथ में ही इन्होंने अंत में जो बात की है, जो अपने शायर के माध्यम से की है, वो देश के उड़ान के बारे में बात की है। तो हमारा भी संदेश रहेगा आप सब लोगों को कि सब लोग मिलजुल कर रहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए, ना कि देश को नीचे गिराने। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर एक और विषय के ऊपर हम लोग आपके बीच में फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।